तो स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेन चैप्टर 20 पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश के बारे में। तो क्या दिया है दोस्तों कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परिवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो क्या है दोस्तों कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परिवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों आगे है दोस्तों पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर जो हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। तो क्या दिया है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेसर वर्तमान में हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान में थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। तो प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो क्या दिया है दोस्तों कि प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि पुष्यभूति वंश के कौन सा शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज दोनों उपाधि धारण की थी? तो ये प्रभाकर वर्धन थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा से के साथ हुआ। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों कि मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। तो ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी दोस्तों? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। नेक्स्ट दोस्तों राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो क्या है दोस्तों कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोट दिया दोस्तों कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। तो बोधि वृक्ष कहाँ है दोस्तों? तो ये बोध गया में है जिसे किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। तो क्या दिया दोस्तों कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कितनी आयु में बैठे? तो 16 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट दिया है कि हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। क्या दोस्तों? तो परम भट्टारक नरेश की। नेक्स्ट है हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो पूछा जाता है दोस्तों कि कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी।
नेक्स्ट है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। कहाँ दोस्तों? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो किसकी पराजय हुई दोस्तों? तो हर्ष की पराजय हुई और पुलकेशिन द्वितीय जीत गए। नेक्स्ट है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नोट दिया है कि ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी में एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। तो क्या दिया दोस्तों कि हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए दोस्तों। नेक्स्ट है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। तो हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। नेक्स्ट है कि हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। तो हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। तो प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो हर्ष जो थे दोस्तों प्रारंभ में कैसे थे? तो वो शिव के परम भक्त थे। तो हर्ष जो थे प्रारंभ में शिव के परम भक्त थे, लेकिन ह्वेनसांग के आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा पूर्ण बौद्ध बन गए दोस्तों। नेक्स्ट है कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म के किस शाखा से या किसको प्रश्रय प्रदान करती है? तो ये महायान बौद्ध धर्म को, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा उनका प्रधान केंद्र हो गया था। कौन? तो ये नालंदा महाविहार दोस्तों। कब? तो ये हर्ष के समय। नेक्स्ट है दोस्तों कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मानित हुआ। तो क्या दिया है दोस्तों कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। कौन दोस्तों? तो बाणभट्ट। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट की है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। तो क्या दिया दोस्तों कि प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। आगे दोस्तों, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो हर्ष को दोस्तों भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। तो हर्ष के अधीनस्थ शासक दोस्तों महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था।
तो हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य स्थानीय, ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। तो क्या दिया दोस्तों कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य स्थानीय, ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था दोस्तों। नोट दिया है दोस्तों कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। तो हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है दोस्तों? तो लोकपाल शब्द आया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। तो भुक्ति का विभाजन किस में किया गया है? तो ये जिलों में किया गया है दोस्तों। जिले की संख्या थी विषय, जिसका प्रधान विषय पति होता था। तो जिले की संख्या क्या थी दोस्तों? तो ये विषय थी और जिनके प्रधान विषय पति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। तो फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषय पति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो ग्राम जो था दोस्तों वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाच पटलिक कहलाता था। तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाच पटलिक कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। तो पुलिसकर्मियों को दोस्तों चाट या भाट कहा गया है। दांड पासिक या दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। तो क्या दिया है दोस्तों कि पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा गया है और दंड पासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था दोस्तों। तो अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर या पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। तो हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो हर्ष के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो ये सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। आइए दोस्तों इधर देख लेते हैं हम लोग हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद। तो क्या दिया दोस्तों? पहले भंडी क्या है दोस्तों? तो ये प्रधान सचिव होते थे। तो भंडी कौन होते थे दोस्तों? तो ये प्रधान सचिव होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों सिंहनाद ये प्रधान सेनापति को कहा जाता था। तो सिंहनाद प्रधान सेनापति होते थे। कुंतल ये अश्वसेना का प्रधान होता था। तो कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था दोस्तों। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त ये गज सेना का प्रमुख होता था। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। भंडी प्रधान सचिव को कहा जाता था। भंडी प्रधान सचिव। सिंहनाद प्रधान सेनापति। कुंतल अश्वसेना का प्रधान और स्कंदगुप्त तो गज सेना का प्रमुख दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।